नमस्कार दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी का जो टेस्ट होने वाला है, इस टेस्ट में आपके सारे चैप्टर, जितने भी चैप्टर ग्रुप डी में है, वो सभी चैप्टर का आपका रिवीजन हो जाएगा। आप इस क्लास को जरूर देख के ही पेपर देने जाएं। जैसे आप ये पूरे क्लास देख लेते हैं तो ये मान लीजिए ज़्यादातर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, ज़्यादातर आप इसी क्लास से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। नहीं इस क्वेश्चन तो उससे रिलेटेड होंगे। ये समझ लीजिए ये आपके लिए ये जो क्लास है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे आप इसको पूरी क्लास देख के पेपर देने जा रहे हैं तो ये मान लीजिए कि आपके सारे चैप्टर इस 1 घंटे की क्लास में सभी रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को आप, मेरा तो यही कहना है कि आप इस क्लास को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास जरूर आएंगे। तो ये सही, आप बोर्ड मास का रूल लगाओगे। बोर्ड मास का रूल जरूर आप याद रखिए कि बोर्ड मास का रूल हमें मतलब उसको पूरी तरीके से आपको आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मास का रूल ही उसमें इस क्वेश्चंस में, ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे उसमें यूज होगा। ठीक है, और जितनी भी आपकी डिविजिबिलिटी है, जैसे 2 की डिविजिबिलिटी है, 3 की डिविजिबिलिटी है, मतलब जो 2 से भाग जाने वाला नंबर, 3 से, 5 से, 7 से, 9 से, 8 से, 4 से और 11 से, ये सारे आपको अभी इसी में लिख के बताने हैं कि कौन किस नंबर से डिवाइड होता है। बाकी हम अभी बताएंगे कि किस नंबर से कैसे कौन सा नंबर डिवाइड होता है। देखो पहला क्वेश्चन है, हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है यहाँ देखो, अब अंदर चेक करो इसके, ये देखो प्लस और माइनस, माइनस इंटू माइनस कराओगे प्लस हो जाएगा, तो 5 3 जा हो जाएगा 15, 15 प्लस 2 करें कितना आ जाएगा 17। यहाँ पे कितना आया 17 आ गया। तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ तक पूरा सॉल्व हो गया। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा, और यहाँ 9 में से 2 जाएगा। ये सब कैलकुलेशन आपको बहुत फास्ट करनी है इस सिंपल से क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पर एक करली ब्रैकेट है, लगा लीजिए। यहाँ बचेगा कितना माइनस का 7, और यहाँ पर ये करली ब्रैकेट लगाओ, डिवाइड में इधर आपका कितना बचा, देखो 15 2 17, कितना आ गया था 17। अब यहाँ देखो 143 में आप 17 माइनस करते हो, तो 17 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 7 6 13, और यहाँ बचा 3, तो 3 1 3 6, और यहाँ पर डिवाइड लिखा है 17 से। अब यहाँ पे क्रॉस कर दोगे तो ये 1/17 हो जाएगा, यानी 136 डिवाइडेड बाई 17। 17 से इसको डिवाइड करोगे तो 8 टाइम जाएगा। कितने टाइम जाएगा 8 टाइम। 17 8 136 होता है। टेबल भी आपको पूरी तरीके से रिवाइज कर लो, अभी टेबल जितनी है वो सारी कर लो। देखो यहाँ पे डिविजिबिलिटी बता देता हूँ। 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जिसके लास्ट में जैसे जो नंबर आ जाए, जैसे क्या क्या आ जाए, 2 आ जाए, 0 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, इस तरीके के जैसे नंबर से आते हैं सभी 2 से डिविजिबल होंगे। 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, डिजिट का सम, जैसे मान लो 3 8 3 2 4 6 ऐसे नंबर दे रहे हैं। मैं पूछूँ नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आपको करना क्या, सभी डिजिट का सम कर लेना है। क्या कर लेना है, सम, और चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 6 4 10 और 5 15 ये डिविजिबल है, तो इसलिए पूरा नंबर क्या हो गया 3 से डिविजिबल होगा। यही डिविजिबिलिटी 9 की होती है कि डिजिट का सम करके आप डिवाइड करोगे। 8 की और 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है कि 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, जैसे मान लो नंबर लिखा है 2 4 6 7 8, तो लास्ट के जैसे 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, लास्ट के कितने डिजिट 2 से, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर ये 4 से डिविजिबल होगा। और जैसे मान लो 8 की चेक करनी है, तो 8 की डिविजिबिलिटी क्या होगी कि लास्ट के 3 डिजिट जैसे 8 से डिविजिबल है, तो वो पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है, ये बात समझ गए होगे, आपको इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे देखो, और हमने किसकी लिखी थी 9 की डिविजिबिलिटी, 9 बता दिया 4। इसके बाद 11 की, देखो 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे तो कोई भी नंबर लिखा है, मान लो 2 4 6 7 8 9 ऐसे लिख दिया तो जो 11 की डिविजिबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, तुम्हें ऑड प्लेस के नंबर देखने ये वाले, और इन नंबर्स का सम कर लेना, और फिर इवन प्लेस के जो नंबर्स होते हैं, जैसे 8 हो गया, 6 है, और इधर ये 2 हो गया, तो 8 6 14, और 14 2 कितना हो गया 16। इसके बाद ऑड प्लेस के 9 7 16, 16 4 20। अब इन दोनों के 20 और -16 करा लो, कितना आ रहा है 4। तो अब ये नंबर 11 से नहीं डिविजिबल। देखो इनके जो सम आया, इनका डिफरेंस या तो 0 है या 11 का मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल कहने का मतलब जैसे मान लो 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, या 44 आ जाए, ऐसे डिफरेंस आ रहा है, तो फिर वो नंबर क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। यानी सम करके डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस जो आए वो क्या हो, 0 हो, 11 हो, या 22 हो, 33 हो, 44, कुल मिला के 11 का मल्टीपल हो, तो वो सभी नंबर हमारे क्या होंगे 11 से डिविजिबल होंगे। बात क्लियर है।
तो आपको सारी डिविजिबिलिटी आ गई हो। 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे कोई भी नंबर को हम 6 बार लगातार लिख देते हैं। कितनी बार लिखते हैं, 6 टाइम। जैसे मान लो किसी भी नंबर को 2 2 2 2 ऐसे करके हम रिपीट करके लिख देते हैं 6 बार, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो आपको सारी डिविजिबिलिटी हमने क्लियर कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसका आंसर क्या था, इसका जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर आपका सी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन का, इसको भी करके देखिए। देखिए यहाँ पर 10, तो ये देखो इधर, इसका जो आपका होगा वो क्या होगा कि यहाँ पर 10 लिखा है, 10 2 जा 20, 20 25 में 20 लेस कराओगे बचेगा कितना, 5। यहाँ पे ऑफ है, ऑफ है मतलब इनटू में है। यहाँ पे 3 हो गया, 3 5 जा 15 और 15 प्लस 5 कितना हो गया 20। 78 में से 20 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 58। आपका आंसर क्या हो गया, 58 हो गया। अब आपको क्या करना है, देखिए आप लोग रिवीजन तुरंत करिए क्योंकि ये क्लास रिवीजन की है। सारे टॉपिक को मुझे रिवीजन करना है सारे। देखो साइन 30 कॉस 30 ऐसे करके सारी वैल्यू लिख डालो जल्दी से। आप अपनी टेबल पे जहां बैठे हो, जहां पढ़ रहे हो, वहां पे आप सारी वैल्यू इनकी अभी रिवाइज कर डालो कि साइन 30 कितनी होती है, कॉस 40 सेक 45। ये लर्न करने में आपको एक क्वेश्चन साइन या कॉस से जरूर मिलेगा, तो वो आप रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और जो हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखा था, बहुलक इज इक्वल टू क्या होता था, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका। या आप फार्मूला लिखो इसको, इस फार्मूले को आप लोग बताओगे, इस फार्मूले को बताओगे आप लोग। ठीक है, मैं अगले वीडियो में मतलब इसी अभी नेक्स्ट क्लास मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं इसको बताऊंगा कि बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है ना, ये आपको बताना है। तो इसको आप रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को साथ मिलकर 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर रिवाइज करना है बिल्कुल अभी। जैसे मान लो ए बी मिलकर, जैसे कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि ए प्लस बी मिलकर 15 दिन में करते हैं, फिर बी प्लस सी मिलकर उसे मान लो 20 दिन में करते हैं, फिर ए प्लस सी मिलकर किसी काम को वो 10 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन को आप लगाना है। आप लोग लगाइए इस क्वेश्चन का, इसका आंसर क्या होगा आपको जरूर बताना है। ये लगाइए, इस क्वेश्चन को लगाइए। आंसर आ गया हो तो आप कमेंट पे जरूर करें। फिर हम इसके बाद नया क्वेश्चन देते हैं आपको। ठीक है, ट्राई किया होगा। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे करना, जैसे यहाँ पर देखो एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। 15 से डिवाइड करना है, 15 चौको 60, 20 तिहाई 60 और 10 छक्का 60। ये इनका क्या आ गई, कैपेसिटी यानी क्षमता आ गई। इन तीनों को ऐड कर लो, कुछ नहीं करना है, इन सभी को क्या करना है, ऐड कर देना, ऐड कर लेना है। मुझे जैसे पूछा जाए कि a प्लस बी प्लस सी, ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा कि कितने दिन में करते हैं। तो आप इन सभी को ऐड करो, तो 10 और 3 13 60। ये था इनका जो क्षमता है उसको हाफ कर दो, आधी कर दो। तो 13 था, 13 को 2 से डिवाइड करोगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 120/13 दिन। यानी यही इसका आंसर हो, 120/13 दिन में इस क्वेश्चन को मतलब इस सोल्यूशन मतलब इसका जो a प्लस बी सी होंगे ये 120/13 दिन में इसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो आइए भी अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे देखो क्या लिखा है, a प्लस बी किसी काम को साथ मिलकर 35 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले काम करता है और उस काम के आधे भाग को पूरा कर शेष काम के लिए छोड़कर चला जाता है, मतलब शेष काम बी के लिए छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार यदि पूरे काम को पूरा करने में 160 दिन लगते हैं, पूरे काम को पूरा करने में कितने दिन लगते हैं, 160 दिन लगते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो 160 दिन लगते हैं। तो ए जो दोनों में अधिक दक्ष है, ए है मतलब ए की जो क्षमता है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ए अकेले इस काम को पूरा करने में कितने दिन
लगाएगा, यानी ए को इस काम को अकेले पूरा करेगा तो कितने दिन लगेंगे मुझे ये बताना है। बात समझ गए? तो ए की, तो इनकी क्या कर लो आप, इन दोनों की कैपेसिटी या लेट कर सकते हो कि ए की जो क्षमता है वो, या उनके डे लेट कर सकते हो कि एक्स ने एक्स मतलब ए ने एक्स दिन काम किया और बी ने मान लो वाई दिन काम किया है, कुछ ऐसे लेट कर सकते हो। या आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो यानी ए प्लस बी किसी काम को साथ मिलकर कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 35 दिन में। अब कह रहा है कि जैसे ए अकेले आधा काम करे, तो काम जैसे मान लो मैंने पूरा काम कितना होता है, 1 होता है। कितना, मान लो कि टोटल काम कितना था, 1 था। या ऐसे कर लो कि भाई जब ए प्लस बी ने किया होगा तो इनकी कैपेसिटी अलग अलग मान लो कि ए की कैपेसिटी थी x और बी की जो कैपेसिटी थी वो y थी। ठीक है, दोनों ने मिलकर किया होगा तो जो वर्क होगा वो कितना हो जाएगा, वो वर्क ये हो जाएगा कि 35 इंटू एक्स प्लस वाई। बात समझना ध्यान से, x प्लस वाई ये इनका टोटल वर्क हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में ए अकेले आधा काम मतलब इसका आधा कर दो, यही तो वर्क है। आधा काम ए अकेले आधा काम करता है तो किस क्षमता से करेगा, x क्षमता से। तो इनकी x क्षमता से आधा काम कर लो इसका, यानी कितना हो जाएगा 35 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ठीक, आधा काम हुआ ये, और कितनी क्षमता से कर रहा है, मतलब आधा काम हो गया कितने काम से, कितनी क्षमता से, x क्षमता से। तो डिवाइड कर दो किससे, इंटू अपॉन में x। तो इतने दिन हो गए, फिर प्लस y कितना बचेगा, आधा काम y के लिए बचा तो कितना b के लिए बचेगा, तो 35 x प्लस वाई बाई 2 और इंटू क्या कर दोगे y। तो कितने डे लग रहा है, टोटल दिन कितने लग रहे हैं, 160 दिन। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हो। थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है थोड़ी सी, तो इस तरीके से कर सकते हो। नहीं तो आप x और इनकी अलग अलग डेज लेट कर सकते हो, x और y की, उसके बाद कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 40, ए ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, ए ऑप्शन। तो आप ये दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा। अब नहीं तो इनकी कैपेसिटी आप अलग अलग, जैसे ऑप्शन से मान लो दोनों ए ने कितने, अब यहाँ ऑप्शन ले लो कि ए ने जैसे 40 दिन में काम को पूरा कर सकता है तो ए कर ले सकते हो, तो अलग अलग निकाल के सेटिस्फाई करा सकते हो। तो ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। एक लड़की को 400 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करना है। मतलब 400 किलोमीटर की टोटल दूरी है, उसको 5 घंटे में तय करना है। उसने कुछ समय 85 किलोमीटर पर घंटा, मान लो जैसे उसने x किलोमीटर, मतलब x जो डिस्टेंस है, मतलब कुछ घंटे, 5 घंटे टोटल टाइम दिया, तो मान लो x घंटे 85 किलोमीटर पर आवर से चली। ठीक, फिर प्लस, तो अब कितना बचेगा, 5 माइनस x टाइम बचेगा, और वो कितनी स्पीड से चल रही है, 55 किलोमीटर पर आवर से, 55 किलोमीटर से, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 400। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखो आगे, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा 85x। क्वेश्चन डिफिकल्ट है थोड़े से, आप इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर लगाएं, अभी लगाएं, इसको प्रैक्टिस करें। ठीक है, देखो अब 55 के इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 प्लस 2 तो कितना आ जाएगा 27 माइनस 55x इज इक्वल टू 400। 275 उधर जाएगा, इधर से माइनस करो, कितना आएगा, 5 में 0 गया और यहाँ बच जाएगा कितना 30x इज इक्वल टू 400 माइनस 275। माइनस करोगे ये 5 आएगा, 9 यहाँ बचेगा, 2 बचेगा, यहाँ पे 125। अब इसको डिवाइड कर दोगे आप किससे, 30 से, इक्वल टू में आ गया x। 5 से डिवाइड कर दो तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, अब 6 से डिवाइड करो, 6 चौको 24, 125 बटे 6, 60 से मल्टीप्लाई करा दो, ये 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया 10, यानी 4 आवर 10 मिनट, कितना होगा 4 आवर 10 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। बात समझ गए हो?
देखो अब इसमें जैसे टाइम ऐसे दिया था 4 आवर 10 मिनट, तो ऐसे टाइम को आप ऑप्शन में रख के ऑप्शन का यूज करके करने में थोड़ा और कैलकुलेशन, सिंपल सा मेथड था, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी थी। अब आप ट्रिक लगाओगे तो ऐसे क्वेश्चन को जितना जल्दी आप इसमें इसनो सोल्यूशन करने में आपको 1 मिनट लगेगा, तो जितनी देर आप यहाँ पर ऑप्शन डालते हो उससे ज़्यादा टाइम लगा दोगे। तो इस ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप टाइम बचाना है आपको, ना कि उसमें क्वेश्चन में फंसना है कि उसमें ऑप्शन लगा रहे हैं, ट्रिक लगा रहे हैं और आंसर भी गलत निकाल लें। तो जब ऐसे कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाए तो उसको आप आसानी से आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। 1 मिनट से 1.5 मिनट लगेगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत है, 100 क्वेश्चन है और 1.5 घंटे टाइम है, 90 मिनट टाइम है। बात समझ रहे हो? तो आप ये समझ लीजिए। और क्वेश्चन कितने हैं मैथ के? 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन कम रहेंगे, रीजनिंग ज़्यादा रहेगी, उसके बाद जीएस रहेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि मैथ के क्वेश्चन का और 20 ही मिले तुम्हें, लेकिन रीजनिंग ज़्यादा होगी और जीएस ज़्यादा होगी, ठीक है। जीएस के क्वेश्चन 50 से ऊपर होंगे, 50 से कहो 55 तक हो या 60 तक हो। जीएस के क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछ लिए जाते हैं, तो आप जीएस और रीजनिंग पर जरूर ध्यान दें। और मैथ के क्वेश्चन जो है तो कैलकुलेटिव होंगे, थोड़ा सा ध्यान जरूर देके आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक संख्या को जब 18 से भाग, अब इस तरीके के आपको क्वेश्चन बिल्कुल रटे होने चाहिए, इसमें आपको क्वेश्चन को सोल्यूशन करने का कोई जरूरत नहीं है। ऐसे जब क्वेश्चन जैसे किसी संख्या को 18 से भाग दिया जाता है, यदि शेष फल 15 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को, तो जो शेष आए, जो शेष तुम्हारे पास पता है उसी से इस जिससे दोबारा भाग देना, तो जो शेष आ रहा है उसी को उस नंबर से भाग दे देना। जैसे 6 से विभाजित किया जाए तो नया शेष क्या आएगा? तो आपको उस संख्या को ढूंढना नहीं है, सिर्फ जो शेष आया यहाँ पर उसी शेष को इससे भाग दे दो। यानी 15 को 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12 होता है। अब इतना ऐसे नहीं करना है, आपको खुद ही डायरेक्ट करना है। तो यहाँ 3 बचेगा, यानी जैसे मान लो 15 को 6 से भाग दोगे तो 6 दूनी 12 होगा, 3 बच जाएगा, तो वो 3 क्या है? तुम्हारा आंसर है। बात समझ गए? इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। अगला क्वेश्चन देखो। समकोण त्रिभुज जिनकी भुजाएं, अब देखो राइट एंगल त्रिभुज का जो एरिया, सभी सारे फिगर की आपको एरिया याद रखना है। जैसे मान लो त्रिभुज का एरिया क्या होता है? अब जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी समबाहु त्रिभुज है, उसका होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, क्या होता है? भुजा का स्क्वायर, ये एरिया होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया? एरिया का। उसके बाद जैसे मान लो तुमसे ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल पूछ ले तो उसका हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, एच से मल्टीप्लाई करोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया। और इसके बाद जैसे मान लो किसी का वैल्यूम, मतलब वैल्यूम वगैरह पूछ लेते तो सभी फार्मूले के एरिया, जैसे मान लो क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, लेटरल सरफेस एरिया कुछ भी पूछ लिया जाए, है ना। तो इस क्यूबॉइड का जब आप निकालते हो टोटल सरफेस एरिया तो होता है 6a² होता है, लेटरल से 4 वॉल्स का एरिया होता है 4a² हो जाता है। वैल्यूम पूछ लिए a³ हो जाएगा, डायगनल होगा a√, इसका डायगनल हो जाएगा a√3, ठीक है। कितना हो जाएगा? a√3 आ जाएगा, तो इसके डायगनल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद रखना, वैल्यूम a³ हो जाएगा, a√3 हो जाएगा, डायगनल हो गया और सारे वैल्यूम हो गया। अब हमने सब कुछ बता दिया इसका, ठीक है। इसी तरह क्यूबॉइड का होता है, क्यूबॉइड को आप याद रख लीजिए, यानी क्यूब हो गया। क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। वैल्यूम क्या होता है? LB इंटू एच, ये इसका वैल्यूम हो जाता है, ठीक है। क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा? इसका वैल्यूम हो जाएगा। उसके बाद क्यूबॉइड में जो क्यूबॉइड का डायगनल होता है, डायगनल, ठीक है, जो क्यूबॉइड का विकर्ण होता है वो क्या होगा? अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H², ये डायगनल हो जाता है इसका। टोटल सरफेस एरिया जो होता है इसका LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक है। और जो लेटरल सरफेस एरिया होता है 2L प्लस B और बाहर H होता है, मतलब 4 वॉल्स, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो ऐसे ये सभी आप याद रखिएगा इस तरीके का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखें। एक समकोण त्रिभुज जिसकी भुजाएं 2 और 2√3 हो और 4 सेंटीमीटर दी गई हैं के परिवृत्त का क्षेत्रफल बताइए।
तो देखिए एक समकोण त्रिभुज होता है और इसके परिवृत्त का मतलब होता है इस समकोण त्रिभुज पर एक ऐसे करके वृत्त बनाया गया है, ऐसे जो इसके वर्टेक्स को छूकर ऐसे निकल रहा हो, उसे परिवृत्त बोलते हैं। ठीक है, इसके भुजाओं को क्या कर रहा हो, ऐसे टच कर रहा हो, तो उसे क्या बोलते हैं, परिवृत्त बोलते हैं। तो जब परिवृत्त कहा जाए, क्या कहा जाए, समकोण परिवृत्त, तो इसकी भुजा क्या होगा, इसको 2 मान लिया, ये हो गया 2√3, तो ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनियस। तो इसका एरिया, तो जो परिवृत्त होता है तो वो इसका जो इसका डायामीटर होता है, इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। इसका जो ये डायमीटर होता है, मतलब जो डायगोनल होगा वो वृत्त का डायमीटर बन जाता है, और डायमीटर बन गया तो इसका मतलब जो डायमीटर होगा तो ये 2 पार्ट में कट करेगा, 2 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 की वैल्यू यहाँ पर रखोगे, पाई आर की वैल्यू कितनी डालोगे, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 पाई, कितना हो जाएगा, 4 पाई, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप और भी याद कर लीजिए, जैसे फार्मूले। ठीक है, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ए है, और स्फीयर यानी गोला का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है इसका वॉल्यूम गोले का हो गया। उसके बाद इसका जैसे कप सरफेस एरिया पूछा था, होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया और कप सरफेस एरिया यही होता है। और उसके बाद जैसे स्फीयर पूछ लिया जाए, मतलब इसका हेमिस्फीयर आधा गोला बना दिया जाए, ऐसे करके इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो इसका हाफ कर दोगे तो वॉल्यूम इसका हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इसका जैसे तुमसे कर्व सरफेस एरिया पूछे जाए, क्या पूछे जाए, कर्व ऐसे पूछा जाए, मतलब लेटरल सरफेस एरिया, तो यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका हाफ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाए। जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, क्या पूछा जाए, टोटल सरफेस एरिया, तो वो बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बात समझ गए। तो ये सारे इसके हो गए स्फीयर के, सभी आपको याद करने। उसके बाद जैसे कोन होता है, कोन यानी शंकु बोलते हैं, तो वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये इसका वॉल्यूम होता है शंकु का। और शंकु का जैसे एल निकालना हो तो ऐसे शंकु बना होता है, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये इसकी हाइट होती है और ये स्लैंट हाइट होती है एल। तो जैसे एल निकालना होता है तो एल इज इक्वल टू होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको बोलोगे, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ठीक है, क्या होगा, पाई आर एल। और जैसे इसका टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए, तो ये हो जाएगा पाई आर एल प्लस नीचे बेस का एरिया आप ऐड कर दोगे पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से पाई आर कॉमन आ जाता है आपका, तो पाई आर जैसे कॉमन ले लोगे तो एल प्लस आर, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये सारे आपको फार्मूलेस याद रखने। अभी आगे के क्लास में, मतलब अगले क्वेश्चन में हम और भी बता रहे हैं। जैसे मान लो सिलेंडर होता है, सिलेंडर 2 टाइप के, एक हॉलो सिलेंडर होता है, एक सॉलिड सिलेंडर होता है। ठीक है, एक हॉलो, अभी हॉलो वाले सारे कराएंगे। ये हॉलो सिलेंडर, आप पूरी क्लास को देखिए, आपके सारे क्लास मतलब सारे फार्मूले रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का वो होगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एच इसको कहते हैं, यहाँ पर ये जो आर होगी ये इसको रेडियस कहेंगे। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच इसका वॉल्यूम होता है। उसके बाद जो इसका सरफेस एरिया होता है वो होता है या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलोगे, कर्व सरफेस एरिया वो आपका हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एच। और जो टोटल सरफेस एरिया होगा इसका, तो वो 2 पाई आर एच रहेगा प्लस बेस का एरिया ऐड कर दोगे 2 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से 2 पाई आर आपको कॉमन मिल जाएगा तो एच प्लस आर बच जाता है। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। ठीक है, अब सभी के हॉलो वाले के आप निकालना है, यानी हॉलो स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर, ये बताने आपको जितने फार्मूले सब रटने, बिल्कुल रिवाइज कर डालने फटाफट। देखो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, क्वेश्चन भी लगाएंगे, इसके साथ साथ हम लोग रिवीजन भी करेंगे। तो आपको सारे के सारे जितने भी हॉलो वाले होते हैं उन सभी का आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। क्या निकालना है, एरिया बताना है, वॉल्यूम बताना है, सभी के आपको बताने हैं हॉलो के। ठीक है, कब सरफेस एरिया वगैरह क्या होता है वो सभी आपको क्या करने हैं। तो चलिए देखिए, जैसे यहाँ पर दिया, एक धनराशि का एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में
कितना हो जाता है, 7,000 हो जाता है। तो 8 वर्षों में कितना हो रहा है, 10,000 हो जाता है। तो हमसे इसमें पूछा है कि उसका धनराशि क्या है, धनराशि पूछी, मूलधन। ऐसे जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो आप इस तरीके क्वेश्चन को क्या करना है, सिंपली जो वैल्यू लिखी है वहां पर जो लिखा है 7,000, अब इससे इसको डिवाइड कर देना, वर्ष को कितना है 8 है, डायरेक्ट याद कर लेना। 8 से 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8, कितना आ गया 2 आ जाएगा। और अपॉन में क्या दे रखा है 10,000, ये वाली वैल्यू। और ऊपर वाली वैल्यू को क्या कर दो, इसमें स्क्वायर करा दो। अब बस इसको डिवाइड कर दो। तो इस 7 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 यानी 49। कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो, ये 3 और बढ़ जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे। बात समझ गए। और नीचे 4 जीरो से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। कितने जीरो कट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितना बच गया 4900। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको करने के लिए और मेथड है, बट हमने तुमको एक आसान सा तरीका बताया कि जो भी वैल्यू है इसको डिवाइड करके चेक कर लो, इसमें जो आंसर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बेसिक क्लास में इसको समझाएंगे कैसे होता है, ये नया मेथड है। ठीक है ना, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को करेंगे। तो अब इसके आप वैल्यूम के जो क्वेश्चन है वो आप निकालिए। देखो जैसे मान लो सिलेंडर हॉलो सिलेंडर है, क्या है, हॉलो सिलेंडर है, मतलब खोखला बेलन है। इस खोखले बेलन का हमसे आयतन पूछा जाए, क्या पूछा जाए, आयतन। ठीक है, वैल्यूम पूछा जाए तो आप कैसे करोगे, जैसे इससे आपके वैल्यूम पूछा जा रहा है तो इसमें दो रेडियस, एक को स्मॉल आर लेना है और एक को कैपिटल आर लेना है। तो इसका जो वैल्यूम होगा बहुत आसान सा है, याद रखिएगा पाई। बस क्या करना है, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और इंटू एच कर देना, ये इसका वैल्यूम हो जाएगा। बात समझ गए, बहुत सिंपल, तुम्हें याद रखना। इसमें दो कर्व सरफेस एरिया होंगे, मतलब दो पृष्ठीय क्षेत्रफल होंगे। पहला होगा 2 पाई आर, मतलब पहले स्मॉल आर लिख लो, एच होगा। ठीक है, ये होगा पहला सी एस ए, मतलब इनर का हो गया, अंदर का, आई लिख दिया। इंटीरियर सरफेस एरिया हो गया 2 पाई कैपिटल आर एच, और ये हो जाएगा आपका कहाँ का, एक्सटीरियर का। कहाँ का हो जाएगा, एक्सटीरियर, बाहर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एक्सटीरियर कर्व सरफेस एरिया, ये हो जाएगा। बात समझ गए। जब टोटल पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टोटल, मतलब टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए तो अब क्या करोगे, इन दोनों को ऐड करना है पहले। तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई स्मॉल आर एच, ठीक, और फिर प्लस ये बेस का जो सर्कुलर रिंग बन रहा है ऐसे करके दो, तो ये जो पाथ का एरिया होगा वो भी हमें ऐड करना है। सर्कल का पाथ का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही होता है, माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो आप उसको भी ऐड करोगे यहाँ पे, पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये होता है आपका हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। बात क्लियर है, उम्मीद करते हैं पूरी तरीके से चीज समझ में आ गई होगी। अब नए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नया क्वेश्चन क्या है आपको दिख रहा होगा, देखो क्या है, लगातार समान गति से चलने वाली एक ट्रेन क्रमशः 8 सेकेंड और, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ो, देखो एक व्यक्ति हैं, एक ही दिशा में चल 8 सेकेंड और 8.4 सेकेंड में उसी दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को, है ना, चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। पहले व्यक्ति को, यानी पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर की स्पीड से गति कर रहा है, रफ्तार से चल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति जो है वो 6 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, तो ट्रेन की हमें क्या बतानी है, गति बतानी है। ट्रेन की गति क्या है, मुझे ये आंसर आपको बताना है। बात क्लियर है। तो आप क्या करोगे, ट्रेन की जो स्पीड है उसको आपको लेट करनी पड़ेगी। तो ट्रेन की मान लो स्पीड हम लेट कर लें कितनी, x, क्या लेट कर लो, x। ट्रेन की जो स्पीड हो वो क्या लेट कर लो, x। ठीक है, बात समझ गए। और उसे कितने सेकंड में पार कर जाती है, 8.4 सेकंड में। दूरी थी l, क्या दूरी थी, l दूरी थी, लेंथ को कितने स्पीड से
4.8, तो मान लो x उसकी स्पीड कितनी थी, x माइनस, अब ये माइनस करोगे कितना, उसकी चाल कितनी थी 6 किलोमीटर, तो माइनस क्या कर दोगे 6, इस स्पीड से चल रही, किलोमीटर में थे, इसको मीटर में बनाने के लिए, मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो उससे कितना टाइम लगेगा 8.4 सेकेंड, बात समझ गए। और दूसरा क्या आएगा, यानी L, यानी क्या रखोगे L अपॉन में, वो दूसरी स्पीड क्या होगी x, इस दूसरे की क्या है स्पीड, तो वही x की, और उसकी स्पीड कितनी है 4.5, जो व्यक्ति की स्पीड है वो 4.5 है, ठीक है। और इसको भी क्या करोगे मीटर पर सेकंड 5/18, ठीक ना, और इक्वल टू में कितना टाइम लग रहा है 8 सेकेंड। तो ये दोनों हमारी कंडीशन बन जाती हैं। जैसे मान लो हम दोनों क्वेश्चन को डिवाइड कर दें और फिर सॉल्व कर लें तो आसानी से हो जाता है। देखो क्योंकि L से L कट जाएगा, आसान है क्वेश्चन, देखें मैं थोड़े बनाने में, देखो L से ये L कट जाएगा, यहाँ से ये इससे कट जाएगा, ये वैल्यू हमारी सबसे ऊपर चली जाएगी और ये इसके अपॉन में आ जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा कितना x माइनस 4.5, मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन समझाने के मैंने तो मैं सब कुछ लिखा हूँ, और नीचे बचेगा कितना x माइनस 6, और इक्वल टू में आपके पास होगा 8.4 अपॉन में 8। बस अब आपको इसको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 36 किलोमीटर पर आवर, बात समझ गए। इसको कैलकुलेट कराना, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, डिवाइड करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सिंप्लीफाई कराना है और कुछ नहीं करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 36 किलोमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 8% साधारण, अभी क्वेश्चन कर लेते हैं नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, रिवीजन तो हम लोग काफ़ी कर भी रहे हैं। देखो 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से कोई राशि 3 माह में 819 रुपये हो जाती, तो मूल राशि कितनी है। मान लो x रुपए थे, कितने परसेंट से 8% से, और टाइम कितना लग रहा है 3 वर्ष, इसको ईयर में कन्वर्ट करना है, 3 होल मतलब 3/12 से करोगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 3 12, कितना आ जाएगा 12 और 13, यानी 13/4, टाइम कितना आ जाएगा 13/4, ठीक है। तो ये क्या आ गया SI प्लस प्रिंसिपल क्या होता है अमाउंट होता है, और मुझसे क्या पूछा है मूल राशि पूछी और अमाउंट दिया हुआ है, तो प्लस कर दो कितना x और इक्वल टू में 819, इस तरीके से समझ गए। इसको कट कर लीजिए, 4 से इसको कट कर दीजिए तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 2 से कट करना चाहो तो 2 से कट कर दो, ये कितना हो जाएगा 50, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो 13x और इधर हो जाएगा 50x, तो 13x प्लस 50x अपॉन 50 इक्वल टू 819। सॉल्व करोगे तो 13 50 कितना हो जाएगा 63, x इज इक्वल टू 819, तो x इज इक्वल टू 800 अपॉन में 50 भी था 50, 819 इंटू 50 अपॉन कितना आएगा 63 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 63, ठीक है। अब आप इसको जब 63 से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे 63 से, ठीक, तो कितने टाइम चला जाएगा, चलो डिवाइड कर लेते हैं, 7 से डिवाइड कर दो, 7 9 63, और या 9 से डिवाइड करो, 9 से 63 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 9 81 और 9 कम 9, फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 7 कम 7, 2 बचेगा, 7 13 7 91 और 13 बचे 65, 65, यानी कितना आएगा 650। ऑप्शन नंबर आपका सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका सिंपल नहीं आएगा, आपको खुद पता है, कैलकुलेटिव थोड़ा आने वाला है, और जितने भी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो सब आपको याद रखनी है। देखो क्या है, समर को 8 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान अपनी यात्रा का ख्याल रखने के लिए कुछ धनराशि दी जाती है, उनको धनराशि कुछ दी जाती है,
मतलब कहीं जाते हैं उसके लिए उसको क्या दिया जाता है, धनराशि दी जाती है। और उसने उस धनराशि, हालांकि उन्होंने अपने प्रवास को 6 दिनों तक बढ़ा दिया, मतलब जैसे उसको जाना था उसने क्या किया, 6 दिन और बढ़ा दिए, तो उसकी जो औसत दैनिक यात्रा भत्ता था वो 120 रुपये कम हो गया। 120 रुपये क्या हो गया, कम हो। शुरुआत में कितनी धनराशि स्वीकृति की गई थी, तो पहले की जो धनराशि है वो हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखो 8 दिवस ही जाता है, 6 दिन बढ़ जाते हैं, तो कितने दिन की धनराशि चाहिए, 14 दिन की। बात समझ में आ गई भाई, 8 दिन के लिए जाना चाहिए था, 6 दिन इधर बढ़ गए 14 दिन के लिए। ठीक, 120 रुपये पर डे बढ़ जाता है, तो 120 रुपये मतलब ये 14 दिन के लिए 120 रुपये बढ़ेंगे, तो पर डे उसने बढ़ाया। और इंटू क्या करना होगा, 8, पहले 8 डेज के लिए था, और फिर 8 डे में कितना कम हो गया, 8 माइनस, तो ये कितने दिन के लिए, 6 के लिए। इसको बस सॉल्व करना है, 6 से इसको कट करो, 6 दूनी 12, ठीक है, 6 दूनी 12, और इसको कट कर मल्टीप्लाई करोगे तो 14 दूनी कितना हो जाएगा, 28, और इंटू 8। अब इसको सॉल्व करिए, 88 64 के हो गया, 4 6 गया, और 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा, 22। तो उसके पहले जो धनराशि थी वो 2240 रुपये थी। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात करना है। क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 2k और इक्वल टू 0। हमें के का मान पूछा गया है। x इज इक्वल टू कितना दिया है, x इज इक्वल टू हमें 2 दे रखा है। अब x की वैल्यू यहाँ पर डालोगे, तो x की वैल्यू जब डालते हो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 24 था, 24 टू जा हो जाए कितना, 24 दून 48, यानी 48, और प्लस 2k इक्वल टू 0। यहाँ से 44 होगा, उधर चला जाएगा, 2k इज इक्वल टू 44, और 2 से डिवाइड करो, आ गया 22। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 22। ऑप्शन नंबर, ये ऐसे आ सकता है। मान लो क्वेश्चन को ये आ जाए, देखो मैं क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, इसी टाइप से क्वेश्चन आने के चांस है। जैसे मान लो आ जाए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस a इज इक्वल टू 0, और ये नंबर जैसे मान लो डिविजिबल है किससे, x माइनस 2 से नंबर पूरा क्या है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो a की वैल्यू बताइए, मुझसे क्या पूछ रहा है, a की वैल्यू बताइए। तब आपको क्या करना है, जैसे डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 होगा, तो x इज इक्वल टू आप 2 पुट करोगे। क्या पुट कर दोगे, x इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पर डालो तो 2 रखोगे, कितना हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पे 2 रखा है तो 4 2 जा 8, और प्लस a इक्वल टू 0, तो 8 4 12, a इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 12। समझ गए। तो इस टाइप के भी आपको क्वेश्चन क्या करने हैं, लगाने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आधी वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची गई और शेष को 40% के लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तुओं को 25% के लाभ पर बेचा जाता तो कुल लाभ पहले के लाभ की तुलना में 100 रुपये कम होता। तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करिए एक बार, इसको ट्राई करिए। कर लिया होगा। देखिए क्या है, देखो आधी वस्तुओं को 20 रुपए के लाभ पर तथा बाकी की, अब इसमें तुम 100 लेट कर लो, क्या कर लो 100। ऐसे क्वेश्चन में आप 100 मान के करो, ज़्यादा सही है, क्योंकि x मानने से हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करो 100 मान लो। माना कि कुल वस्तुओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 100 मान लिया हमने। कितना मान लिया, 100। और प्रत्येक वस्तु की जो लागत मूल्य है उसको भी मान लो कितनी, 1। जो सीपी है प्रत्येक की, एक वस्तु की इतनी है, तो उसलिए जो मतलब उसकी जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, तो इंटू 100 करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। इसी तरीके से आपको करना है। जब आप ऐसे कर लेते हो तो क्वेश्चन ज़्यादा से, और आधी वस्तुओं को, वस्तुएं कितनी थी, 100 थी। ठीक है, कितनी थी, 100, तो 50 वस्तुओं 25% के 20% के लाभ पर, और 20% के लाभ मतलब कितना, 120/100। ठीक है, तो 2 0 कट कर दो, कितना आ जाएगा 60, और बाकी शेष 40
परसेंट के लाभ पर तो बचेंगे कितनी, 50 बचेंगे। 50 को 40% के लाभ पर तो 140 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिया, कितना आ गया 70 आ गया। कितना आया 70 आ गया। ठीक है, बात समझ गए। कह रहे सारी वस्तुओं के 100 रुपये मतलब 25% के लाभ पर बेचा। जैसे 100 रुपये था तो वो सारी वस्तुओं 25% के लाभ पर यानी 125 की बेच देता। और यहाँ कितना बन रहा है 120, सॉरी 7 6 13, कितना बन रहा है 130, ये 130 बन रहा है। और यहाँ कितना बन रहा है 125। तो इनका जो डिफरेंस है वो 100 रुपये है। तो डिफरेंस कितना है 5 के, 5 बराबर कितना है 100 रुपये के। तो 1 बराबर कितना आ गया 20 के। तो पहले एक वस्तु की जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 20 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला देखो एक 16 मीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े हॉल के फर्श के लिए 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयत की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। मान लो एक ऐसे करके आयत है, इसमें ये इसकी लंबाई 16 मीटर है और इधर ये 10 चौड़ाई है 10 मीटर है। इसमें छोटी छोटी सी ईंटें लगानी है और उन ईंटों की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर 10। तो पूछ रहा है कितनी नंबर ऑफ सीट जो ईंटें होंगी तो वो सीट कितनी लगेंगी। तो आपको क्या करना है इसका एरिया निकाल लेना है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना क्योंकि इसकी लेंथ सेंटीमीटर में दी गई है। तो ये हो जाएगा 1600 इंटू 100, ठीक, मतलब 1000 हो जाएगा क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1000। ये टोटल आयत का एरिया हो गया। अब एक ईंट के एरिया से डिवाइड कर दोगे तो कितना था, ये 10 था, ये सॉरी ये 16 था, इसकी लेंथ 10 और 20 थी, तो 20 इंटू 10। ये क्या है नंबर ऑफ ब्रिक्स, जो भी ईंटें लगेगी। तो 1 2 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दो और 2 से इसको कट किया, कितना आएगा 5, 16 5 80। तो ये कितना हो जाएगा 8 और कितने जीरो हैं इन पे 2 जीरो और 2 जीरो और लगा लीजिए। ठीक है, तो कितने ईंटें लगेंगी 8000 ईंटें लगेंगी। ठीक है, समझ गए होगे। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के लागत मूल्य और बिक्री मूल्य का अनुपात लागत मूल्य यानी सीपी और एसपी का जो अनुपात है वो 5:6 है, यानी सीपी 5 था और एसपी 6 है। तो प्रॉफिट पूछा है तो एसपी 1 रुपये ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है सीपी कितना 5 था इंटू 100। परसेंटेज पूछा है, डिवाइड कर दो, कितना आ गया 20%। ऑप्शन नंबर डी। आपको क्या देखना है, जो सीपी है वो 5 रुपये मान लो, एसपी है वो 6 रुपये है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपये। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, यही हमारा क्या होता है परसेंटेज होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक त्रिभुज दिया गया, आपको दिख रहा होगा कि त्रिभुज कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये त्रिभुज बना हुआ है और ये एंगल बाइसेक्टर है। ये क्या है एंगल बाइसेक्टर, तो को इक्वल में कट कर रहा है। ये यहाँ पर पॉइंट हो गया, मान लो ओ पॉइंट है, इसको ए ले लो, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ओ नहीं है सॉरी, ये डी है। ये क्या है डी, क्योंकि यहाँ पर डी दे रखा है बी डी। बी डी और सी डी क्रमशः कोण बी और सी को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। एंगल ए जो है वो 80 डिग्री है। कितना है 80 डिग्री है। और ए बी सी, ए बी सी यानी ये पूरा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। कितना है 60 है। देखो 60 80 हो गया कितना 140, तो बचा कितना, क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के सभी जो ट्रायंगल होता है उनके सभी एंगल्स का सम होता है 180। कितना होता है 180। तो 60 80 हुआ 14, 140 180 से माइनस करोगे 40 बचेगा। तो ये x था, ये भी x था, ये अलग अलग था, तो ये पूरा 40 एंगल, ये पूरा कितना होगा 40 होगा। 40 होगा तो इसका मतलब 20 ये हो गया और 20 आपका ये हो गया। बात समझ गए। ये कितना था 60 था, तो ये 30, ये बाइसेक्टर है तो 30 हो गया, आधे आधे हैं ये दोनों, तो 30 ही हो गया। 30 और 20 हुआ कितना 50। x इज इक्वल टू आ गया 20, ये था y, ये क्या था y, तो ये 30 20 हुआ 50 और सम होता है 180। 50 माइनस करोगे 180 में तो आ जाए कितना 130। 130 प्लस 20 यानी मुझसे पूछा है y प्लस x का मान, तो 130 प्लस 20 हो गया कितना 150 डिग्री। कितना आएगा 150। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको बताना, जैसे मान लो एक सर्कल है,
और ये सेंटर है, और ये इसकी एक कॉर्ड हो गई जो ए और बी, यहाँ पर एक ऐसे बना दिया गया। और ये जो त्रिभुज बन रहा है, एक मिनट, हाँ, ये जो त्रिभुज है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज है। कैसा है? समबाहु त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हमें आपको बताना क्या है, आपको बताना ये है कि यहाँ से एक पहले लाइन ज्वाइन करिए ऐसे, और इसको यहाँ पे ज्वाइन करा दीजिए, और ये सी पॉइंट है, और इसी तरीके से एक ऐसे यहाँ पे ज्वाइन करना है इसको, और ये यहाँ पे क्या है? डी पॉइंट है। क्या है? डी पॉइंट है। ठीक, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ए ओ बी, जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हमसे एंगल पूछ रहा है, एंगल पूछ रहा है ए डी बी। ए डी बी क्या होगा? ए इधर डी ये पॉइंट है, ठीक है, ये डी पॉइंट है, इसको पूछ रहा है, ये एंगल आपको बताना है। ट्राई करिए। और इधर क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो 40% उसको अंक मिलने थे, तो 20% अंकों से यानी 20 अंकों से फेल हो गया। 45% अंक जब मिले तो उसको 30 नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। तो डिफरेंस कितना इधर आया? 5% का। 5% ने कितने का डिफरेंस डाल दिया इधर? 50 नंबर। भाई 20 ये पूरे किए, 30 ये, तो कितना आया? 50 का। तो 1% बराबर कितना होगा? इसको 1% यानी आ जाएगा 10 का। 100, क्योंकि 100% चाहिए, कितना चाहिए? क्योंकि हर एक चीज़ 100% होती है, तो 100 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाए कितना? 1000। कितना हो जाएगा? तो टोटल पेपर कितने मार्क्स का था? 1000 मार्क्स का। जो टोटल मार्क्स होंगे वो कितने आ जाएंगे? 1000। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, उत्तीर्ण होने के लिए कितने % अंकों की आवश्यकता है? तो 1000 में हमें कितना चाहिए? 40% निकाल लो। तो 1000 का कितना निकालोगे? 40%, तो 1000, इसका निकाला 40% अपॉन 100, 20 कितना आ गया? 400। कितना है? 400। लेकिन वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तो 20 इसमें जोड़ दोगे तो हो गया 420। उसको पास होने के लिए नंबर कितने चाहिए थे? 420 चाहिए थे, लेकिन हमें परसेंटेज चाहिए, तो 420 अपॉन में टोटल मार्क्स 1000 और इंटू 100। 20 से 20, 1 2 और ये 3 और ये 0, तो आ गया 42%। हमें पासिंग जो मार्क्स हैं वो कितना है? 42% है। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। आज पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। ये देखो क्वेश्चन जो मैंने दिया था, इसका आंसर देखते। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सभी एंगल कैसे होंगे? 60-60 डिग्री। कितने कितने के होंगे? 60-60 के। ठीक है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। अब आपको पता है ये 60 है, तो सरकमफ्रेंस का जो एंगल होगा ये वाला, ये इसका आधा होता है सेंटर का एंगल, तो ये हो जाएगा 30। कितना हो जाएगा? 30। और ये बन गया BAD यानी BDAC या CADB। ये जो तुम्हारा बना, ये बन गया तुम्हारा साइक्लिक क्वाड्री, चक्करी चतुर्भुज। और जो चक्करी चतुर्भुज होता है उसके जो अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो होता है 180। यानी जैसे ABC और ये D लिखूं तो A प्लस C जो एंगल होंगे, एंगल C वो होता है 180। ऐसे B और D का, B प्लस D का जो एंगल का सम होगा वो भी कितना होगा? 180 होगा। तो A यानी C और D का सम 180। 30 ये है, 180 में 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 150। तो जो एंगल D आएगा, जो आपका एंगल D होगा वो कितना होगा? 150 डिग्री। तो इस प्रॉपर्टी को भी आपको याद रखना है। ठीक है, दो चीज़ें और आपको याद रखनी, जैसे मान लो एक ऐसे सर्कल है और यहाँ से कोई कॉर्ड ऐसे दो जाती हैं, ये दोनों कॉर्ड की जो लेंथ होती है, P पॉइंट है मान लो, ये दोनों कॉर्ड की लेंथ आपस में इक्वल होती है। यहाँ से जो सेंटर पे कट करते हैं ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं, इक्वल होंगे, ये याद रखना है। यहाँ पर ये 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, ये 90 होगा, ये कॉर्ड यहीं पर टच हो रहे हैं। ठीक है, ये 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, बिल्कुल रट डालना है, इससे जैसे क्वेश्चन आता है ये कॉर्ड इस कॉर्ड के इक्वल होगी, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, ये इसके इक्वल होगी, ये इसको, जैसे मान लो यहाँ से कोई कॉर्ड ऐसे टच कर रही हो ऐसे करके यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरीके से
ये वाली प्रॉपर्टीज। तो इनका जो ट्रायंगल का जो पेरीमीटर होगा वो इस पॉइंट से, जैसे मान लो यहाँ पर ए है, ये बी है और ये पी, इनके सम का और पेरीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, इसका जो ट्रायंगल का पेरीमीटर होगा इन साइड के सम के इक्वल होता है। यानी इधर जैसे यहाँ पर हमने m और n मान लो n, तो इस पूरे बड़े वाले साइड का सभी का सम और इस ट्रायंगल के सम का इक्वल होता है। तो चीज को याद रखना है। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या दिया है, 6x की पावर -2 और y दे रखा है इनटू में, और फिर दे रखा है z की पावर -3 है, अपॉन में दिया है 4x y की पावर -3 इंटू z की पावर 2 दिया है। डिवाइड का साइन, डिवाइड तो इंटू को लगा के वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर ले जाओ 3x y स्क्वायर माइनस का है इंटू z की पावर 3 है, और ऊपर वाली वैल्यू नीचे ले आओ, नीचे लिखा है 5 x की पावर -3 लिख दो, y स्क्वायर लिखो और z की पावर -1 लिख दो। बात समझ गए? ठीक है, अब सभी वैल्यूज को एक तरफ कर लो जाके जो भी तुम्हें मिलती हैं, फिर उसके बाद सोल्यूशन कर लो। देखो पहली बात तो यहाँ पर इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा हो गया 18 और 5 4 जा हो गया 20। अब ये तो आपने कर लिया। अब ऐसा करो कि x की वैल्यूज को एक साथ, जैसे यहाँ देखो x की पावर -3 है, ये ऊपर जाएगी प्लस की हो जाएगी, सभी पावर्स को या तो ऐड कर लो। देखो ऊपर वाले जैसे आप सॉल्व करते हो पहले ऊपर वाले को सॉल्व कर लो। x की यहाँ पर देखो x की पावर -2, यहाँ x की पावर प्लस की 1 है, तो लेस होके क्या बन जाएगा, x की पावर -1, फिर इंटू यहाँ y लिखा है और यहाँ पे माइनस का y है, तो ये बचेगा y की पावर -1, z की पावर 3 है और यहाँ पे z की पावर 3 ऐड होके 0 हो जाएगा, यानी बनेगा 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगे। अब आगे देखो, नीचे देखो, ये 20 लिख लिया, x लिखा और यहाँ पर बन जाएगा इंटू x की पावर -2, फिर y की पावर -3 लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ बनेगा इंटू y की पावर -1। ठीक है, और z की पावर 1 लिखा है, यहाँ पे बन जाएगा क्या, z की पावर प्लस का 1। अब देखो y की पावर -1, y की पावर 1, ये कट गई। यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है माइनस का, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एक पावर माइनस की हो जाएगी, एक बचेगी, इसको 2 से कट कर दो, 2 9 जा और 2 से किया 10 आ गया, ये आया 9/10। ठीक, इंटू ऊपर बचेगा ये x पावर जाएगा, 2 ऊपर प्लस हो गया तो बचेगा कितना, x, और क्या बचेगा, ये हो गया, y खत्म हो गया, नीचे बच जाएगा आपका क्या, z की पावर 1 है, z की पावर जैसे ऊपर ले जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, यानी बच जाएगा 9/10 इंटू एक्स इंटू जेड की पावर -1। यही आपका क्या होगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या है, बी है। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी है। अब अगला क्वेश्चन देखो, धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है और 12 किलोमीटर घंटा, यानी x प्लस वाई जब जाते हैं, मतलब एक धारा की चाल है और एक नाव की चाल है, बोर्ड की चाल है, ठीक है, तो 16 लगता है, x माइनस वाई चलते हैं तो 12 लगता है। तो धारा की गति, मैंने धारा को माना है y, इसको माइनस करा दो, ये प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, x से x कट जाएगा, यानी 2y इज इक्व टू, माइनस किया यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 कट करो 2 आ गया, y की जो चाल आ गई, यानी धारा की चाल आ गई आपकी 2 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है। समझ गए ना ये। चलो उसको बना रहने दो, अभी नहीं वो हटेगा। चलो आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन। हाँ ये देखो, 43.5 मीटर लंबे टावर से मूलभूत पर भूतल पर खड़ी एक महिला के प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और वह टावर की स्थिति सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अंतिम स्थिति के टावर का उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितने, देखो इस तरह पॉइंट में वैल्यूज है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो पहले महिला यहाँ पे खड़ी होगी, अब महिला यहाँ से यहाँ पे आ गई है, ये तब एंगल हो गया 30 डिग्री और यहाँ पे था कितना था, 60 डिग्री। टावर की हाइट थी 43.5 मीटर और मुझसे ये पूछ, जैसे मान लो ये x है और यहाँ पर कुछ भी ले लो कि ये a और ये b हो गया, ये c हो गया और इसको d ले लिया। मुझसे पूछ रहा है ab की लेंथ, क्या पूछ रहा है, ab कितना होगा।
तो अब क्या करोगे यहाँ पर जब इसको सॉल्व करोगे, देखो पॉइंट में वैल्यू कंफ्यूज मत हो, पॉइंट में तो इतना ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर लगा दो डायरेक्ट, बहुत जल्दी सॉल्व करो। 1060 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 43.5 अपॉन में x। अब ये 1060 की वैल्यू √3 होती तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 43.5 बाई √3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो ये आ गई। अब जब आप लगाओगे 1030 डिग्री, कितना लगाओगे 1030 डिग्री, मान लो यहाँ पर डिस्टेंस ये y है, तो लिखोगे y प्लस x, यानी पहले तो ऊपर लिखोगे 43.5 लिखोगे और नीचे लिखोगे y, अब प्लस का लिखोगे 43.5 बाई √3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये 1 बाई √3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 43.5 इंटू √3, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, और यहाँ बन जाएगा √3y प्लस 43.5। ठीक, और इक्वल में रहेगा 1 अपॉन √3। अब जब आप क्रॉस कराते हो तो इधर √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चलो इधर कर देते हैं ऊपर, ये बनेगा √3y प्लस 43.5 इक्वल टू में हो जाएगा 43.5 इंटू 3। ठीक, अब यहाँ पे रोक लोगे क्या √3y और इस 43 को उधर ले जाओगे तो 43.5 इंटू 3 माइनस 43.5, यहाँ से y रोको, इसको अपॉन भेज दो, तो 43.5 इंटू 3 माइनस 43.5। अरे यार जल्दी के चक्कर में और भी गलत हो जाए कैलकुलेशन, 1 मिनट। देखो क्या है 43.5 इंटू 3 माइनस 43.5। ठीक, और अपॉन में आ गया क्या √3। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो y इज इक्वल टू, यहाँ पे ले लो कॉमन 43.5, तो अंदर बचेगा क्या 3 माइनस 1 अपॉन में √3। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाए कितना 29√3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा 29√3, मतलब राउंड अप करके आ जाएगा 29। जब इसको डिवाइड करोगे तो राउंड अप 29 ही निकलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सम सतभुज एंड 10 भुजों के आंतरिक कोणों की माप का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब हमें सम एक जो ट्रायंगल्स हैं समषटभुज और उनके आंतरिक कोणों का हमें क्या करना है, मान बताना है, उनके आंतरिक कोणों के मान का अनुपात बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को लगाइए, ट्राई करिए एक बार। देखो क्या होता है, जैसे मान लो आंतरिक कोण ईच, जैसे तुमको क्या करना है ऐसे समझ लो कि जैसे पॉलीगॉन होता है, बहुभुज होते हैं, उनका फॉर्मूला होता है जैसे 2n-4 इंटू 90 ये होता है। और ईच एंगल का तो क्या करते हैं, जैसे मतलब हर एक इंटीरियर एंगल निकालना है, n से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, एक तो ये होता है। और जैसे मुझे एक्सटीरियर एंगल, जैसे मान लो ये पेंटागन है, ऐसे करके मैंने कोई फिगर बनाया एक ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, तो ये होता है एक तरीके की, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, और ये वाला जो होता है इसको एंटीरियर एंगल बोलते हैं। एक्सटीरियर और इंटीरियर का एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180। अब आपको ये देखना है कि ये सम तो 180 होता है, दूसरी चीज़ आपको ये देखना है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो होता है 360/n। क्या होता है, 360/n। तो एक्सटीरियर एंगल को जैसे निकालना है, इंटीरियर एंगल चाहिए, तो एक्सटीरियर एंगल को 180 से क्या कर दो, माइनस कर दो। और यही मुझसे अनुपात पूछा गया, तो आप क्या करोगे 180 माइनस 360 अपॉन, पहले क्या था सप्तभुज मतलब 7 भुजाओं का है, तो आप ऐसे रख के इसको सॉल्व करना है। फिर रेशियो आप क्या लिखोगे 180 माइनस 360 बाई और 10 भुज मतलब ऑक्टागन यानी 10 भुजाएं 10 से, इसको डिवाइड करना है।
अब आपको क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना, और इसका जो सोल्यूशन करोगे वो आएगा 6:7। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लोगे, देखो 0 0 कट जाएगा इधर, इधर इसको सिंप्लीफाई कराओगे तो 6:7 आ जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। देखो तो अगला पद इसका निकालना है, अगला पद क्या होगा, निकालिए, ट्राई करिए। इसे देखो 3 लिखा है, तो देखो क्या है 3, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई 3 किया तो 3 त्रिका 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई 5 में किया, 3 5 15। ठीक है, मतलब क्या क्या चल रहा है, 3 3 जैसे ऐड कर दो, यहाँ पर कितना ऐड किया 6, फिर 6 ऐड किया तो 15, और फिर 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 21, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से सीरीज चल रही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइप ए बी सी एक खाली हौज से जुड़े हुए हैं, जबकि वे पहले 2 पाइप हौज को क्रमशः 6.6 एंड 16.5 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा हौज इस भरे हुए पाइप को 9.9 घंटे में खाली कर सकता है। तो हौज के 3/5 भरने पर यदि सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज को भरने में कितने घंटे लगेंगे। देखिए क्या है, ए बी और सी ये भरते हैं कितनी कितनी देर में, 6.6 आवर में भर देता है, ये भरता है 16.5 आवर में, और ये माइनस कर दें, इनके आगे प्लस लगा दो, ये भरते हैं, और ये माइनस करता है, खाली करता है 9.9 आवर में। ठीक है, आपको करना क्या है, इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या ले लेना है, एलसीएम। जो भी एलसीएम आता है उसका कर देना है कितना, 3/5। वो देखो कि जो वर्क आएगा उसका कितना भरा हुआ है, वो 3/5 भरा हुआ होगा टैंक, और फिर इनके कैपेसिटी से डिवाइड कर देना, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। एक बार आप ट्राई करिए, फिर हम बता रहे हैं, पहले आप ट्राई करिए एक बार। ठीक है, ट्राई कर लिया होगा। तो देखो इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 9। ठीक है, और 0 लगा दो, मतलब पॉइंट में आ गया। यहाँ पे जैसे सभी के 0 हटा दें तो बात अलग हो जाएगी। ठीक है, अब इनके सभी के अलग अलग आ जाए, फिर इससे जब डिवाइड करते हैं तो ये आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो इसकी कैपेसिटी आ जाएगी 15, इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि डेसिमल लगाओगे 0 लेके जाओगे, सॉल्व को 9 से डिवाइड करते हो तो आएगा आपका 10, 99 से डिवाइड करोगे 10। अब ये कैपेसिटी थी, ये क्या थी 9, ये उसकी मतलब टोटल वर्क था, और उस वर्क का कितना है 3/5, कितना है 3/5, तो इसका आपको निकालना है 3/5, इतने कैपेसिटी। अब देखो ये तो खाली करने वाला, तो भरने वाला कितना बचेगा 10, ये तो माइनस कर रहा है, तो 15 10 कितना बचेगा 11 बच गया। ठीक है, अब इसको 11 से कवर कर, 11 9 99, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 उन्होंने कितना आ जाएगा 99 आएगा, और 9 3 27, 27/5। अब 5 से इसको डिवाइड कर दोगे, 25 5.25 बचेगा, 2 5 को 20, यानी 5.4 लगभग आएगा। ऑप्शन इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 5.4 होगा। ऑप्शन यहाँ गलत दिए हैं, या इसकी जगह होना चाहिए 5, 3 की जगह कितना कर लो 5.4 करना पड़ेगा, पूरा बदलना पड़ेगा, 5.4 आएगा। ठीक है, बात समझ गए। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे। मतलब यहाँ डिजिट थोड़ी सी वैसी थी, मान लो कोई सिंपल सा हम एक डिजिट लेके आपको भी बता देंगे इसी टाइप क्वेश्चन। पहले 2 क्वेश्चन और हैं, करा देता हूँ। नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का है, फिर इसके बाद हम आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या पूछा है कि x का मान एंगल कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, या तो आप यहाँ से एंगल डालकर वैल्यू सेटिस्फाई करा ले। माइनस का देख रहे हो यहाँ पे कितना दिया 0.75 दे रखा है, तो या तो आप इसको वैल्यू डालकर सेटिस्फाई कराएं, और नहीं तो आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो जो आपको सही लगे उस हिसाब से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं तो आपको सिंपली तरीके से बता रहा हूँ। देखो लिखा है 3 cos स्क्वायर x लिखा है, यहाँ माइनस का लिखा है 2, तो साइन स्क्वायर को आप लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर x, इक्वल टू में लिखा है 0.75 माइनस का।
इसको ओपन करो, ये लिखा 3 cos स्क्वायर एक्स, अंदर करोगे -2 प्लस का 2 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -0.75। अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे इसको ऐड करोगे बन जाए कितना 5 cos स्क्वायर एक्स, और इधर हो जाएगा ये माइनस का था 2 और -0.75, और 75 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे माइनस कराओगे तो बचेगा 1.25। कितना बच जाएगा 1.25 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 5 इक्वल टू, यहाँ से 0 हटाओगे नीचे लग जाएंगे 2 0। अब इसको डिवाइड कर लो, 25 5 या 5 से कट कर दो 25 और ये नीचे आ गया 5, 25 से डिवाइड करो 1/4, कितना आ जाएगा 1/4 इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स, अंडर रूट ले लोगे तो बनेगा cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा, रूट ले लेंगे तो ये किसकी वैल्यू होती, 60 की होती, cos 60 की वैल्यू, तो x कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या है, सी है। तो इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो गया सॉल्व। मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप सारा रिवीजन कर लीजिएगा, और जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चंस आपके पास ठीक। अब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन इस टाइप्स के आ रहे हैं, जैसे कोई क्वेश्चन को और भी आपको दे दिया, चलो मैं 1-2 क्वेश्चन आपको रिवीजन कराते हैं तब तक 5 मिनट। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे एक कोई टंकी है भरने के लिए, मान लो ए भर देता है 15 मिनट में, बी भरता है 12 मिनट में और सी भरता है 10 मिनट मान लो, सिंपल सा लेते हैं, या सी खाली कर देता है उसे 10 मिनट में, तो तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो आ जाए कितना 60, 15 चौको 60, 12 पंचे 60 और 10 छक्का 60, तो टंकी कितने देर में भरेगी। तो जैसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, या कुछ भरी हुई है कितने देर में खाली होगी, वो भी चीज़ जैसे मान लो इसकी बेस दे दी जाती तो उस तरीके से। तो इनको 5 4 9, इनका सम कितना हो जाएगा 9, 9 में 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, क्योंकि 6 देखो ये पानी डालेंगे, ये भी पानी भरेंगे और ये क्या करेगा 6 लीटर पानी को निकाल देगा, तो 9 लीटर पर 6 निकल गया, कितना बचेगा 3, 3 से कट किया कितना आ गया 20, ठीक है। तो 20 लीटर उसकी क्षमता आ गई। तो ऐसे करके आप सभी क्वेश्चन को आप रिवाइज करें, लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले को रिवाइज कर डालें, ठीक है। तो थैंक यू, आपको पसंद जरूर आया होगा तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी के पास इस वीडियो को पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो बस आज के लिए इतना ही, और हम लोग जो वीडियो का पूरा एनालिसिस जब क्लास हो जाएगी, पेपर हो जाएगा, पेपर का एनालिसिस इसी पे कराऊंगा, तो ज़रूर देखिएगा।